हेलो बच्चों, मैं पंकज गंगवार एक बार फिर आपका इस चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं और एक नए यूनिट, एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर के साथ आज की शुरुआत करता हूं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, जो हमने सेलेक्ट किया है, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। और तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में आज यहां अपने इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण के बाद फिर आवर्ती वर्गीकरण क्या है। इस आवर्ती वर्गीकरण में किन किन साइंटिस्ट का योगदान रहा है, किसने इसकी शुरुआत की है और किस प्रकार से इस पूरे वर्गीकरण को दिया गया है। तो अब हम शुरुआत करते हैं और सीधे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या होता है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण शब्द का अर्थ होता है किसी भी विषय या वस्तु को उसकी विभिन्न समानताओं और असमानताओं के आधार पर, विभिन्न सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूहों में बांटना। इसके बाद फिर बात आती है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की कि आवर्ती वर्गीकरण क्या होता है। तो आवर्ती वर्गीकरण को समझने के लिए हमें एक लॉजिक पर ध्यान देना होगा, एक कॉन्सेप्ट है जिस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, उसमें आप लोगों ने दोलनी गति पढ़ा होगा या सरल लोलक की गति को पढ़ा होगा या आपने वृत्तीय गति को पढ़ा होगा। इस प्रकार की गतियां आपने पढ़ी होंगी। तो उसमें एक गति आती है सरल आवर्त गति। और सरल आवर्त गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति को गति करते समय बार बार दोहराती है तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। इसमें जैसे मान सकते हैं कि पेड़ की एक टहनी पर एक ऐसे झूला पड़ा हुआ है और इस झूले पर कोई भी एक व्यक्ति ये खड़ा होकर उस पर झूला झूल रहा है। तो ये इसका जो है मिडिल पॉइंट हुआ। और ये जब झूला इस तरीके से झूलेगा तो ये इधर मूव करेगा और इधर मूव करेगा और इस प्रकार जब ये लगातार गति करेगा तो अपने इस मध्यमान बिंदु को बार बार गति के समय रिपीट करेगा। तो इस तरीके की जो रिपीटिंग वाली गति है, यानी जब कोई वस्तु गति करते समय अपनी मध्यमान स्थिति को बार बार दोहराती है तो इस गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि एक घड़ी का जो पेंडुलम होता है, ये एक क्लॉक होती है और इसमें एक पेंडुलम लगा होता है। तो ये पेंडुलम जो है ये लगातार इस तरीके से लगातार ये गति करता रहता है और ये गति भी सरल आवर्त गति का ही एक उदाहरण है। तो सरल आवर्त गति या आवर्ती गति की अगर हम बात करें, दोबारा से अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो हमें केवल यही बात ध्यान रखनी है कि एक ऐसी गति जिसमें गतिमान वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति को बार बार रिपीट करती है या बार बार उस स्थान पर वो गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। अगर यहां पर हम इस आवर्ती गति को वर्गीकरण से जोड़ दें तो वर्गीकरण से जोड़ने पर हम ये पाते हैं कि जब तत्वों का वर्गीकरण उसकी विभिन्न समानताओं और असमानताओं के आधार पर किया जाता है तो तत्वों को हम चाहे किसी क्षैतिज पंक्ति में व्यवस्थित करें या हम किसी ऊर्ध्वाधर कॉलम में उनके लिए व्यवस्थित करें, चाहे हम कोई क्षैतिज पंक्ति बना लें चाहे कोई ऊर्ध्वाधर कॉलम बना लें, तो हम ये देखते हैं कि एक निश्चित दूरी तक या कुछ निश्चित तत्वों तक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते चले जाते हैं और एक निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से उन्हीं गुणों की रिपीटिंग या पुनरावृत्ति होने लगती है। तो वर्गीकरण की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें
आगे की ओर बढ़ने पर या हम किसी एक लक्षण को कंसीडर करें तो एक लक्षण को कंसीडर करने पर हम ये पाते हैं कि लक्षणों तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उन गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तो गुणों की जो रिपीटिंग होती है या जो पुनरावृत्ति होती है उसी को हम गुणों की आवर्तिता कहते हैं और वर्गीकरण की इस प्रकार की व्यवस्था को आवर्त सारणी कहते हैं। और इस प्रकार का तत्वों का जो वर्गीकरण है उसी को हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि ये तत्वों के लिए किया गया है तो इसे अब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्या होती है? सबसे पहले तुम आवश्यकता पे जाए। देखिए, आवश्यकता इसलिए होती है कि जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, किसी विषय का या किसी वस्तु का जब नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है या ये हम कहें कि उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है, उसके गुणों में जटिलता बढ़ती चली जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, तो हमें उस ऑर्गेनिज्म की या उस तत्व की पहचान करना कठिन हो जाता है, उसका अध्ययन करना कठिन हो जाता है। तो इन सारी चीजों को सरल बनाने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में जो तत्वों की संख्या है वो 118 है। 118 तत्व वर्तमान समय में हमें ज्ञात हैं, जिनमें से 94 एलिमेंट जो हैं ये नेचुरल एलिमेंट है। 94 नेचुरल एलिमेंट है, प्राकृतिक तत्व हैं। और इनमें से जो बचे हुए शेष 24 जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट जो हैं ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज है। तो टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? ये टोटल एलिमेंट है, टोटल। और जिनमें से 94 एलिमेंट जो है वो नेचुरल हैं, प्रकृति में अपने आप पाए जाते हैं। बाकी इनमें से जो 24 एलिमेंट हैं वो इन्हीं तत्वों के द्वारा आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए हैं या कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाए गए हैं। जब तत्वों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई, अर्थात तत्वों की एक के बाद जब एक खोज होती गई, तो उन तत्वों का अध्ययन करना और पहचान करना, दोनों चीजें जब कठिन होती गई तो इनके वर्गीकरण की व्यवस्था की शुरुआत हुई कि इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए या किस प्रकार से विभिन्न तरीके से इनको बांटा जाए ताकि इनका अध्ययन सरल हो जाए। अब चूंकि वर्गीकरण के लिए क्राइटेरिया बनाना पड़ता है कि तत्वों में समानताएं कौन सी हैं, असमानताएं कौन सी हैं, गुणों में उनके जो क्रमिक परिवर्तन आ रहे हैं वो किस प्रकार आ रहे हैं और किन गुणों में आ रहे हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण का सबसे जो पहला प्रयास था वर्गीकरण की दिशा में, तो डोबे-राइनियर नाम के साइंटिस्ट का माना जाता है। तो पहले जो साइंटिस्ट थे इससे संबंधित डोबे-राइनियर थे। डोबे-राइनियर नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सन 1817 में तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। तो तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास में इन्होंने विभिन्न तत्वों के 3-3 के ग्रुप बना लिए, यानी 3-3 तत्वों के ग्रुप बना लिए। और इनका ऐसा विचार था कि यदि हम समान लक्षणों वाले तत्वों के अगर 3-3 के ग्रुप बनाते हैं तो उनमें ऐसा देखा जाता है कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार
या बीच वाले तत्व का एटॉमिक वेट शेष दो तत्वों के योग का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि इनके पास तीन तत्व हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब रोवे-रायनियर ये कहते हैं कि अगर तीन तत्वों के हमने समूह बनाए जिनके लक्षणों में लगभग समानता देखी जाती है, तो इनमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो बीच के तत्व का परमाणु भार होता है, जो एटॉमिक वेट होता है, वो तत्व संख्या 1 और तत्व संख्या 3 के एटॉमिक वेट का अंतर होता है। जैसे यहां पर हम देख लें, या मध्य की स्थिति होती है। जैसे मान लीजिए कि तत्व ए का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट 10 है, बी का एटॉमिक वेट 20 है और सी का एटॉमिक वेट जो है वो 30 है। तो रोवे-रायनियर के अनुसार अगर हम 10 और 20 को जोड़ लें, 10 और 30 को जोड़ लें, तो 10 और 30 जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 40, और 40 को हम 2 से डिवाइड कर दें, यानी इन दोनों का जो टोटल द्रव्यमान है उसका औसत होता है बीच वाले तत्व का द्रव्यमान। तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना होना चाहिए, वो 20 होना चाहिए। अगर हमें पहले और तीसरे का याद है तो बीच वाले का उन दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत हो जाएगा, यानी उसका जो मिडिल है, मध्यमान है, वो हो जाएगा। रोवे-रायनियर के जो ये तीन तत्वों के समूह थे, इनको ट्रायाड या त्रिक कहा जाता था। लेकिन कुछ समय के बाद इनकी वर्गीकरण की ये व्यवस्था फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है कि ये कई जगह पर विभिन्न तत्वों के तीन के ग्रुप बनाने में सफल नहीं हो पाए। कुछ तत्वों पर इन्होंने इस व्यवस्था को टैली करके देखा। जैसे मान लीजिए एक तत्व लिथियम है जिसका एटॉमिक वेट 6.9 होता है, इसके बाद सोडियम है और इसके बाद पोटेशियम है। ये तीन तत्वों का एक ट्रायाड है जिसमें सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। अगर हम 6.9 और 39 को जोड़ लें तो 6.9 और 39 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट 46 हो जाता है, और 46 को हम 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड करने पर ये 23 हो जाता है, जो कि यहां पर सोडियम का एटॉमिक वेट है। तो कुछ जगह पर तो इनका वर्गीकरण लागू हुआ, लेकिन बहुत सी जगहों पर इनका वर्गीकरण लागू नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सी जगह पर ट्रायाड कंप्लीट नहीं हो पाए, यानी तीन के ग्रुप नहीं बन पाए। इनकी व्यवस्था फेल होने के बाद एक अन्य वैज्ञानिक थे न्यूलैंड नाम के। एक अन्य वैज्ञानिक थे न्यूलैंड नाम के। अब न्यूलैंड के नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने वर्गीकरण की दूसरी व्यवस्था का सुझाव दिया। इन्होंने बताया कि अगर तत्वों को हम किसी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करें, अगर तत्वों का हम एक लक्षण कंसीडर करें और उस लक्षण के आधार पर तत्वों को हम क्षैतिज पंक्तियों में, यानी जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, उन हॉरिजॉन्टल कॉलम में अगर इनको हम अरेंज करें, तो हम ऐसा देखते हैं कि तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं और एक निश्चित समय अंतराल के बाद इन्हीं गुणों की रिपीटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी इन्हीं गुणों की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाती है। और इस पुनरावृत्ति को और इस पैटर्न को इन्होंने बिल्कुल
संगीत के 7 सुरों के समान माना। जिस प्रकार से संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, ये मानते हैं कि जब हम संगीत के स्वरों की बात करें तो प्रत्येक 8वां स्वर, क्योंकि 7 स्वर होते हैं और जो 8वां होता है वो पहले वाले के समान होता है। तो इन्होंने बताया कि इसी प्रकार से अगर हम तत्वों को 7-7 की हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर व्यवस्थित करें, यानी एक एक लाइन में हम 7-7 तत्वों को रखें, तो अगला जो 8वां तत्व आता है उसके गुण पहले तत्व के समान होते हैं। और ये व्यवस्था बिल्कुल वैसी होती है जैसे संगीत के 7 सुरों की होती है। यहां पर हम देख लें जरा, जैसे हमने लिखा है सा रे गा मा पा दा नी, और यहां पर फिर से हम शुरू हो जाते हैं सा। अब अगर इसी क्रम में हम तत्वों को देख लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास है हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम, फिर बोरान हो जाता है, फिर कार्बन हो जाता है, फिर नाइट्रोजन हो जाता है, फिर ऑक्सीजन हो जाता है, और यहां हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन के नीचे फिर यहां पर फ्लोरीन हो जाता है, और फ्लोरीन के बाद में फिर सोडियम हो जाता है, फिर मैग्नीशियम हो जाता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर फास्फोरस होता है, और फिर यहां सल्फर होता है। और यहां पर अगर हम दोबारा से लक्षणों को देख लें या संगीत के स्वरों को देख लें तो सा रे गा मा पा दा नी। इस प्रकार से न्यूलैंड ने संगीत के स्वरों को की व्यवस्था के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण किया, और यह वर्गीकरण करने में या आवर्ती वर्गीकरण करने में कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन चूंकि तत्वों की संख्या उस समय पर्याप्त नहीं थी, इसलिए इनके संगीत के स्वर एक कहीं ना कहीं मिस हो जाते थे, यानी कंप्लीट व्यवस्था ये मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय तत्वों की संख्या कम थी। लेकिन इनके इस वर्गीकरण ने आगे आने वाली व्यवस्था के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। ऐसा नहीं है कि डोवेराइनियर या न्यूलैंड इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इनके पास जितनी विचारधारा थी, जितनी व्यवस्था थी, उसके अनुरूप इन्होंने काम दिया, और काम करने के बाद इन्होंने वर्गीकरण के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम बात करें कि वर्गीकरण की या तत्वों के वर्गीकरण की वास्तविक शुरुआत जो है वो डी.आई. मेंडलीफ डी.आई. मेंडलीफ से होती है। तत्वों के वर्गीकरण की जो वास्तविक शुरुआत है वो डी.आई. मेंडलीफ से होती है। और डी.आई. मेंडलीफ के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो इनका जन्म जो है वो 4 फरवरी 1834 को रूस के 34 को रूस के जो इसका जो प्रांत है रूस का दक्षिणी साइबेरिया, दक्षिणी साइबेरिया, दक्षिणी साइबेरिया, दक्षिणी साइबेरिया, इसमें एक जगह है टोबोलस्क नाम की। टोबोलस्क
स्मोलेंस्क नाम की जो जगह है वहां पर डीआई मेंडलीफ का 4 फरवरी 1834 को जन्म हुआ था। इनके अनुसार इस बड़े कार्य के लिए जो प्रेरणा थी, जो इनकी शिक्षा दीक्षा थी, वो इनकी मां का इसमें पूरा सहयोग रहा है और ये मां को ही अपना आदर्श मानते थे। इनके समय में जो इनके द्वारा वर्गीकृत की गई थी वो तत्वों की कुल संख्या 63 थी। यानी मेंडलीफ के द्वारा अपनी आवर्त सारणी में 63 तत्वों को वर्गीकृत किया गया और वर्गीकरण के लिए इन्होंने तत्वों के परमाणु भार को उसका मौलिक लक्षण माना, यानी तत्वों की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी, फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी थी वो थी इसकी एटॉमिक वेट। तो तत्वों की फंडामेंटल प्रॉपर्टी इन्होंने किसको माना था? तत्वों के परमाणु भार को उसका मौलिक गुण, मौलिक लक्षण माना था और इसी को इन्होंने वर्गीकरण का आधार बनाया और इसके लिए इन्होंने एक नियम दिया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। तो मेंडलीफ के अगर आवर्त नियम की हम बात करें तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो अगर यहां पर बात कर लें मेंडलीफ आवर्त नियम की, तो मेंडलीफ का आवर्त नियम ये कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो हम इसको ये कह सकते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। आप लोगों ने इस नियम को देख लिया होगा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और इसको हम दोबारा देख लें क्योंकि ये चीजें ही परीक्षा में पूछ ली जाती है कि भाई मेंडलीफ आवर्त नियम क्या होता है। तो इसको अगर हम अंग्रेजी में इसको देख लें तो इसको हम लिख सकते हैं द फिजिकल एंड केमिकल properties of an element or periodic function of their atomic weights. तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इस आधार पर, इस नियम के अनुसार
मेंडलीफ ने तत्वों को 8 वर्टिकल यानी कि खड़े कॉलमों में और 6 हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज कॉलमों में, इस तरह के कॉलमों में। तो 8 वर्टिकल कॉलम इन्होंने बनाए अपनी आवर्त सारणी में और 6 हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाए, जिसमें इन्होंने कॉलम नंबर 4, 5 और 6 इनको फिर से एक बार 2-2 में डिवाइड किया। कॉलम संख्या 4, 5 और 6 को इन्होंने फिर से 2-2 कॉलम में डिवाइड किया। यहां पर दोबारा देख लें, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को 8 खड़े कॉलमों यानी वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया है। इन खड़े कॉलमों को वर्ग या समूह कहा जाता है। ये क्या कहलाए? ये ग्रुप कहलाए, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम थे इनको पीरियड्स कहा गया। इनको पीरियड्स का नाम दिया गया हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को। और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम में कॉलम नंबर 4, 5 और 6 है, इनमें 2-2 सीरीज बनाई गई। तो इसमें सीरीज 1 और सीरीज 2, ऐसे सीरीज 1 एंड सीरीज 2, सीरीज 1 और सीरीज 2। तो जो 4, 5 और 6 कॉलम थे, इनमें प्रत्येक में इन्होंने 2-2 श्रेणियां बना दी। तो कुल मिलाके अगर हम हॉरिजॉन्टल कॉलम यानी सभी हॉरिजॉन्टल कॉलम की अगर हम बात करें, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल कॉलम टोटल मिलाकर अगर देखें तो कितने हो जाते हैं? यहां पर हो जाते हैं 3 गुणा 2, और इसके बाद में 1, 2 और 3, तो 3 गुणा 2 बराबर 6, और ऊपर के 3 कॉलम, तो टोटल मिला के यहां पर 9 हॉरिजॉन्टल कॉलम बन जाते हैं, जिनमें चौथे, पांचवें और छठे में 2-2 श्रेणियां हैं। पहले, दूसरे और तीसरे में कोई श्रेणी नहीं है, यानी केवल ये एक एक श्रेणी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद में हम जो भी आगे इनकी पीरियोडिक टेबल में दोष क्या थे, विशेषताएं क्या थी, और इनकी पीरियोडिक टेबल की उपयोगिता क्या है, और आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, इन सारी चर्चा जो भी टॉपिक है, इन सभी की चर्चा जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।